कौन कौन सी खबर आज रहने वाली है हमारे बुलेटिन में। तो सबसे पहले रुपौली का राजनीतिक संदेश हम आपको समझाएंगे। रुपौली विधानसभा के उपचुनाव का रिजल्ट आ चुका है। शिक्षक तबादले की नई नीति को हम आपको समझाने वाले हैं, क्योंकि इसको लेकर बड़ी खबर सामने आई है। हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे के मायने भी हम आपको समझाएंगे, क्योंकि जेल से आने के बाद पहला दिल्ली दौरा है उनका। और बाढ़ के मुहाने पर बिहार किस तरीके से उफनती नदियां संकट पैदा कर रही है बिहार के लिए, वो बताएंगे। और साथ ही साथ शुभ आशीर्वाद समारोह में सबसे बड़े सितारे जो पहुंच रहे हैं उनकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और यही बताएंगे शुभ आशीर्वाद में किस तरीके से चार चांद लगा रहे हैं ये सभी मेहमान। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के शुभ आशीर्वाद समारोह में पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं। सबसे बड़ी शादी में सबसे बड़ा नेता देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जियो वर्ल्ड सेंटर जहां ये समारोह चल रहा है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। उनके साथ मुकेश अंबानी खुद चल रहे हैं। मुकेश अंबानी पीएम मोदी के स्वागत के लिए गए और उसके बाद देखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हुए हैं। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की ये मिनी रिसेप्शन पार्टी है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर पीएम मोदी के साथ मुकेश अंबानी आपको नजर आ रहे होंगे। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अनंत अंबानी से मिलने के लिए, उन्हें आशीर्वाद देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे हुए हैं। पहले से बताया जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। मुकेश अंबानी खुद उनके स्वागत के लिए मौके पर पहुंचे और उन्हें अपने साथ लेकर अंदर आए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी बड़ी हस्तियां, सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड से लेकर क्रिकेट जगत से लेकर बड़े बड़े नेता इस मिनी रिसेप्शन पार्टी में पहुंचे हुए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पार्टी में पहुंचे और अनंत अंबानी, राधिका मर्चेंट को शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं पीएम मोदी ने दी हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो इस शुभ आशीर्वाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर पहुंचे हुए हैं। और जैसे पीएम मोदी देखिए वहां पहुंचे हैं, सभी मेहमान खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत भी कर रहे हैं। मुकेश अंबानी खुद पीएम मोदी को रिसीव करने के लिए वहां पहुंचे और उनके साथ पीएम मोदी आगे आते हैं। अनंत अंबानी से मुलाकात होती है, राधिका मर्चेंट से मुलाकात होती है। इस नई जोड़ी को जो कल ही एक दूसरे के साथ 7 जन्मों के बंधन में बंधे हैं, उन्हें आज आशीर्वाद दिया जा रहा है। और इस शुभ आशीर्वाद समारोह में शामिल होने के लिए बड़ी बड़ी हस्तियां पहुंची हुई हैं। पीएम मोदी भी यहां पहुंचकर अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की मिनी रिसेप्शन पार्टी मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में चल रही है, जिसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। हम आपको दिखा रहे हैं अभी जो आपने टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीर देख रहे हैं पीएम मोदी की, जो यहाँ पहुंचे हुए हैं और उन्होंने अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट को शुभकामनाएं दी। और अब बात करते हैं रुपौली विधानसभा उपचुनाव में अप्रत्याशित परिणाम सामने आया है। निर्दलीय शंकर सिंह ने जेडीयू के कलाधर मंडल को 8000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। आरजेडी की बीमा भारती तो कहीं लड़ाई में दिखी ही नहीं। सवाल है कि रुपौली में किसकी सबसे बड़ी हार हुई है। लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में पहला उपचुनाव हुआ। सबकी नजरें रुपौली के रिजल्ट पर टिकी हुई थी और अब जब रिजल्ट आया तो दोनों ही गठबंधनों की आंखें फटी की फटी रह गई। रुपौली की जनता ने पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर व्यक्ति को वोट किया और निर्दलीय शंकर सिंह को 8000 से ज्यादा वोटों से जिता दिया। सदन में जाएंगे, आप लोग उठाएंगे आवाज। पुलिया का बिजली का सबसे ज्यादा समस्या है। रुपौली में जेडीयू के कलाधर मंडल तो हारे ही, आरजेडी की बीमा भारती तीसरे नंबर पर चली गई।
सवाल है कि रुपौली में किसकी बड़ी हार हुई है। इस सवाल पर छिड़ी बहस को भी सुनाएंगे। पहले रुपौली के रिजल्ट को आंकड़ों के जरिए समझिए। रुपौली में निर्दलीय शंकर सिंह को 68,067 वोट मिले। जेडीयू के कलाधर मंडल को 59,814 वोट मिले, जबकि आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती को महज 30,613 वोट से संतोष करना पड़ा। वो भी तब जबकि तेजस्वी यादव के साथ साथ निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी बीमा भारती का समर्थन किया था। महागठबंधन के जो घटक है आरजेडी, वो आज भी युवराज और राजा की तरह काम करते हैं। ना तो वो माले से पूछे, ना कांग्रेस को अप्रोच किया, ना सीपीआई सीपीएम को बुलाया। अंतिम दिन 1 घंटे के लिए वो जाके पिकनिक मनाने गए। अब जेडीयू और बीजेपी के नेताओं का कहना है कि हार हुई है उसकी समीक्षा तो करेंगे ही, लेकिन उनके उम्मीदवार को आरजेडी से बहुत ज्यादा वोट मिला है। और तो और निर्दलीय शंकर सिंह भी कुछ दिनों पहले तक एनडीए में ही रहे हैं। ये तो एक हिस्सा है चुनाव में जो हार जीत एक हिस्सा है, उसका अंग है, तो हार जीत लगी रहती है। दूसरी ओर आरजेडी नेताओं का कहना है कि पिछले 3 बार से ये सीट जेडीयू के पास थी और इसीलिए ये बड़ी हार जेडीयू की है। नाम तो जनता दल यू है, काम हो रहा है निर्दलीय के लिए। हारा कौन रुपौली में? अतन पिछड़ा का बेटा और अतन पिछड़ा की बेटी। रुपौली की जनता ने निर्दलीय शंकर सिंह को जिताकर राजनीतिक पार्टियों को बहुत बड़ा संदेश दिया है, क्योंकि जिस रुपौली विधानसभा क्षेत्र में पूर्णिया लोकसभा चुनाव के दौरान जेडीयू को 96,000 से ज्यादा वोट मिले थे, उस सीट पर एनडीए नेताओं के धुआंधार प्रचार के बाद भी जेडीयू उम्मीदवार की हार हुई है। जबकि आरजेडी की बीमा भारती तो तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के तमाम प्रयासों के बावजूद लड़ाई में रही ही नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो रुपौली उपचुनाव के रिजल्ट को हम आपको समझाएं, उससे पहले आपको पूर्णिया लोकसभा सीट के रिजल्ट को भी देखना होगा। आखिर कैसे ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है वो आपको बताते हैं। देखिए, हम अगर बात करें लोकसभा चुनाव की, तो उस वक्त संतोष कुशवाहा जो कि जेडीयू से उम्मीदवार थे, उन्हें 97,000 से ज्यादा वोट जो है वो उस वक्त मिला था। और यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पप्पू यादव थे, जिन्होंने जीत दर्ज की थी। 72,795 वोट से वो जीत दर्ज उन्होंने की थी। और उसके बाद आपको बता दें कि उन्होंने समर्थन जो है दिया था बीमा भारती को। आगे अगर हम आपको बताएं, पूर्णिया लोकसभा सीट पे जिस वक्त लोकसभा के चुनाव हुए थे, उस वक्त जेडीयू जो था वो दूसरे नंबर पे था और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जो है पप्पू यादव ने जीत दर्ज की थी। अब आप समझिए उपचुनाव का जो रिजल्ट सामने आया है, जिसमें शंकर सिंह जो है निर्दलीय उम्मीदवार, इन्होंने जीत दर्ज की है। 68,067 वोट इन्हें मिले हैं। जेडीयू के कलाधर मंडल जो है वो दूसरे नंबर पर रहे, 59,814 वोट मिले। तो बीमा भारती जो है आरजेडी की प्रत्याशी, वो तीसरे नंबर पर रही, 30,613 वोट उन्हें मिले हैं। जबकि बीमा भारती के पक्ष में यहां पर प्रचार करने के लिए महागठबंधन के नेता पहुंचे थे और पप्पू यादव ने भी इन्हें समर्थन दिया था। लेकिन जो रिजल्ट सामने आया है उसमें शंकर सिंह जो है निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने जीत दर्ज कर ली है और एक बड़ा संदेश कहीं ना कहीं उन्होंने दिया है, क्योंकि रुपौली में जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें जनता ने जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं शंकर सिंह, उनके ऊपर भरोसा जताया है। अब रुपौली का राजनीतिक संदेश भी अब आप समझिए कि आखिर ये जो उपचुनाव के नतीजे सामने आए हैं उसके मायने क्या हैं। तो उपचुनाव में जनता ने पार्टी को पीछे रखा, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर व्यक्ति को वोट करना उन्होंने मुनासिब समझा। आरजेडी को उपचुनाव में भी मुंह की खानी पड़ी। बीमा भारती को लगातार दूसरी हार यहां देखने को मिली है। जेडीयू छोड़ते ही बीमा भारती को यह तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि आपको बता दें कि पहले बीमा भारती जेडीयू के विधायक थी, फिर वो आरजेडी में शामिल हुई और उसके बाद उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, उसमें भी हार गई थी। जेडीयू की सीट थी, जेडीयू को निर्दलीय कबूल नहीं था। 14 साल बाद रुपौली में जेडीयू की हार हुई है। रुपौली उपचुनाव में जातीय समीकरण भी यहां ध्वस्त हो गया है। विधानसभा चुनाव से पहले यह बड़ा संकेत जनता ने दिया है। दोनों ही गठबंधन की रणनीति को आईना दिखाया है।
यानी जो लोग समझते हैं कि सिर्फ जातीय समीकरण के आधार पर ही वोट मिलता है, जातीय समीकरण के आधार पर ही जीत और हार होती है, वो संभल जाएं, क्योंकि यहां पर जो जीत है निर्दलीय प्रत्याशी की हुई है। अब ये समझना जरूरी है कि आखिर शंकर सिंह है कौन, जिन्होंने दोनों गठबंधनों को पटखनी दे दी। तो आइए जान लेते हैं कि कौन है शंकर सिंह। लिबरेशन आर्मी के अध्यक्ष रह चुके हैं। साल 2000 में राजनीति में उन्होंने एंट्री की। 2005 में पहली बार एलजेपी से चुनाव जीते थे और 13 ही दिन शंकर सिंह विधायक रह सके थे। 2010, 2015 और 2020 में रुपौली से चुनाव लड़े। तीनों चुनाव में शंकर सिंह दूसरे नंबर पर रहे और लोकसभा चुनाव में एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में उन्होंने काम किया, जिसकी बदौलत जेडीयू के संतोष कुशवाहा पूर्णिया लोकसभा चुनाव में रुपौली विधानसभा क्षेत्र से 25,000 की बढ़त बना पाए। लेकिन उपचुनाव से पहले एलजेपी आरवी से इस्तीफा दिया। टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय ही मैदान में उतर गए और रुपौली सीट पर दोनों दलों के उम्मीदवारों को हराकर जीत दर्ज कर ली है। मतलब ये कि शंकर सिंह की वोटर पर मजबूत पकड़ रही, क्षेत्र में उनका अच्छा खासा प्रभाव रहा और यही वजह है कि रुपौली की जनता ने उन्हें ये जीत भेंट के तौर पर दे दी है और शंकर सिंह रुपौली सीट पर जीत दर्ज कर चुके हैं। बढ़ते आगे और अगली खबर अब बिहार के शिक्षकों से जुड़ी हुई। बिहार के शिक्षकों के लिए सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार ने फैसला लिया है कि नए और पुराने शिक्षकों का एक साथ तबादला होगा और इसको लेकर शिक्षा विभाग नियमावली में बदलाव भी करेगा। शिक्षकों की एक और बहुत बड़ी मांग बिहार सरकार मानने जा रही है। सूत्रों की माने तो बिहार में शिक्षकों के तबादले के लिए सरकार बहुत जल्द एक नई नीति लागू करने वाली है। इसके लिए शिक्षा विभाग नियमावली में बदलाव करने जा रहा है। नई नीति लागू करने के लिए शिक्षा विभाग ने एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है। शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने नई कमेटी के साथ बैठक की। विभाग की नई कमेटी ने अब काम करना शुरू कर दिया है और आज दूसरी बार हुई बैठक के बाद एसीएस ने सहमति दे दी है कि 1 अगस्त से राज्य में अब काउंसलिंग कराई जाएगी। 94 में बहाल होने वाले शिक्षक, 99 में बहाल होने वाले शिक्षक, 2000 में बहाल होने वाले शिक्षक और टीआरई 1, टीआरई 2 के साथ साथ जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी काउंसलिंग होगी और इसके साथ साथ उनका तबादला किया जाएगा नए जगहों पर। इस नीति के तहत नए पुराने शिक्षकों का एक साथ तबादला हो सकेगा। पूरे बिहार में शिक्षकों का तबादला नहीं किया जाएगा, बल्कि जहां जरूरत होगी वहीं तबादले होंगे। मतलब जरूरत पड़ने पर ही शिक्षकों का तबादला किया जाएगा। और तो और इसके बाद पति पत्नी एक ही स्कूल में या फिर आसपास के स्कूल में काम कर सकेंगे। इसके अलावे अगर स्वास्थ्य का कोई इशू है तो उसे भी प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे स्कूल में पठन पाठन का कार्य सही तरीके से चल सके। सूत्र बता रहे हैं कि 1 अगस्त से शिक्षकों की काउंसलिंग भी शुरू हो जाएगी और एक साथ नियोजित शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक और 94 में बहाल शिक्षकों की काउंसलिंग होगी। शिक्षा विभाग ने तबादले के लिए 5 कैटेगरी तैयार की है। इस 5 कैटेगरी में पहाड़ क्षेत्र, नदी पार एरिया, सेमी अर्बन एरिया शामिल है। 40 साल से कम उम्र के पुरुष शिक्षकों की पहाड़ क्षेत्र और नदी पार एरिया में पोस्टिंग हो सकती है, जो रैंडमली नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर के जरिए होगी। कि बिहार में लगातार ट्रांसफर को लेकर लोग इंतजार कर रहे हैं। लाखों शिक्षक, चाहे वो बीपीएससी वाले हों, नियोजित शिक्षक हों, वो वर्षों से कार्यरत हैं और उनका तबादला नहीं हो रहा है। ऐसे में अब जो है ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव करते हुए एसीएस एस सिद्धार्थ की कमेटी ने ये फैसला लिया है। आपको बता दें कि तबादले को लेकर शिक्षक बहुत पहले से मांग करते रहे हैं। शिक्षकों का तर्क है कि अगर उनकी पोस्टिंग मनमाफिक जगह पर होगी तो उन्हें स्कूल पहुंचने में सहूलियत होगी और वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा भी सकेंगे। सरकार शिक्षकों की एक और मांग मानने जा रही है। अब शिक्षकों के ऊपर है कि वो बच्चों का भविष्य संवारने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
और अब आप शिक्षक तबादले की नई नीति के मायने को समझिए। बिहार में शिक्षकों के तबादले का पेच काफी समय से फंसा हुआ था। शिक्षक काफी समय से ऐच्छिक स्थानांतरण चाहते थे, यानी कि मनचाहा पोस्टिंग चाहते थे, मनचाहा जिला चाहते थे। शिक्षकों का तर्क है कि ऐच्छिक स्थानांतरण से स्कूल पहुंचने में शिक्षकों को सुविधा होगी और मनचाही जगह पर पोस्टिंग से बच्चों की पढ़ाई में भी मदद मिल पाएगी। तबादले का पेच नियोजित शिक्षकों के साथ भी था। नियोजित शिक्षकों को सक्षमता पास करने पर राज्य कर्मी का दर्जा दिया जा रहा है और कहा गया था कि उसी के साथ तबादला भी होगा। शिक्षकों की मांग पर ध्यान देते हुए सरकार ने अब एक कमेटी का गठन किया है। वो कमेटी बहुत जल्द अपना रिपोर्ट एसीएस एस सिद्धार्थ को सौंपेगी और रिपोर्ट के आधार पर तबादले को लेकर नई नीति लागू की जाएगी। अब नए और पुराने दोनों ही शिक्षकों का एक साथ तबादला होगा और वो भी काउंसलिंग के आधार पर, यानी कि शिक्षकों की बहुत बड़ी मांग सरकार मानने जा रही है, जिससे शिक्षकों को बड़ी राहत मिल भी सकती है और शिक्षक को ऐच्छिक स्थानांतरण मिल सकता है। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर की। विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली दौरे पर हैं और इंडिया ब्लॉक के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन के दौरे को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है और अटकलें लगाई जा रही हैं कि सीएम विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर दिल्ली गए हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए। 4 जुलाई 2024 ये वो तारीख है जिस दिन हेमंत सोरेन ने तीसरी बार झारखंड की कमान को अपने हाथों में लिया था। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही हेमंत सोरेन केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आए और विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी तेज कर डाली। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच जब सीएम हेमंत सोरेन अचानक से दिल्ली पहुंचे तो चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कि सीएम हेमंत नेताओं से मुलाकात कर चुनाव की रणनीति बना रहे हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद सोनिया गांधी, सुनीता केजरीवाल समेत इंडी ब्लॉक के कई नेताओं से मुलाकात की। विपक्ष को जेल में डालकर प्रचार से रोकने की राजनीति, जिसका शिकार हेमंत सोरेन जी भी हुए, अरविंद केजरीवाल जी भी उसी का शिकार है। बिना किसी मामले के, बिना किसी सबूत के, बिना किसी आधार के उनको पकड़ के जेल में डाल के रखा है। हालांकि सीएम हेमंत सोरेन ने सभी अटकलों को विराम देते हुए कहा कि ये महज एक शिष्टाचार मुलाकात है। संविधान हत्या दिवस को लेकर बीजेपी पर भी जमकर हमला बोला। चुनाव के बाद और हमारे जेल से बाहर निकलने के बाद मुलाकात नहीं हुई थी, तो ये एक शिष्टाचार मुलाकात है। अरे बीजेपी का, हमारे विपक्ष के लोगों का क्या कहना, वो क्या कहेंगे, क्या करेंगे, ये तो उन्हीं को पता है। आपको बता दें, हेमंत सोरेन को हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट ने 28 जून को जमानत दी थी। रांची जमीन घोटाले मामले में वो आरोपी बताए गए थे। जेल से बाहर निकलने के बाद हेमंत सोरेन ने सीएम पद की शपथ ली थी और अब दिल्ली पहुंचकर नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे में यही अटकलें लगाई जा रही है कि इस मुलाकात के जरिए विधानसभा चुनाव की तैयारियों को धार देने की कोशिश सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से लगातार जारी है। न्यूज़ 18 ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे के मायने को समझिए। जेल से बाहर आने के बाद हेमंत सोरेन का ये पहला दिल्ली दौरा है। दिल्ली में नेताओं से हेमंत सोरेन मुलाकात कर रहे हैं। खास तौर पर इंडिया अलायंस के जो बड़े नेता हैं उनसे उनकी मुलाकात हो रही है। झारखंड में गठबंधन को मजबूत करने पर चर्चा की जा रही है। इंडिया अलायंस को मिलेगी मजबूती। विधानसभा चुनाव को लेकर ये मंथन होगा और कांग्रेस से सीट बंटवारे पर चर्चा भी संभव है। राज्य सरकार के कार्यक्रम पर भी चर्चा जो है वो हुई है, क्योंकि आगामी विधानसभा के चुनाव है झारखंड में और ऐसे में हेमंत सोरेन की तैयारी अभी से ही शुरू हो गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन